अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के उपाय। हमने कहा था कि 3 भाग है इसके, इस संविधान के। एक तो सामान्य, दूसरा अल्पसंख्यक और तीसरा पददलित। अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के उपाय। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल गैर सांसदीय होगा और विधानमंडल के कार्यकाल तक उसका अस्तित्व बना रहेगा। इस प्रावधान को समझना आवश्यक है। आरंभ में ही मैंने कहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा माननीय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर द्वारा ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। सांसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र का ब्लेंडिंग है, एकत्रीकरण है। तो विधानमंडल की विधायिका के लिए संसद हो या विधानमंडल हो, उसके चुनाव के लिए वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहते हैं, परंतु मंत्रिमंडल की नियुक्ति के लिए वह अध्यक्षीय प्रणाली चाहते हैं। बहुमत जिसका हो उसके द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति नहीं, यह मंत्रिमंडल की नियुक्ति विधानमंडल द्वारा होगी और मंत्रिमंडल में सारे ही अल्पसंख्यक और पददलितों का समावेश होगा। इसका स्पष्टीकरण बाद में आएगा। और इस मंत्रिमंडल का कार्यकाल जब तक पार्लियामेंट जीवंत रहती है तब तक रहेगा। पार्लियामेंट विसर्जित होगी तभी मंत्रिमंडल विसर्जित होगा। पार्लियामेंट के विसर्जित होने के पहले मंत्रिमंडल को विसर्जित नहीं किया जा सकेगा। अध्यक्ष अमेरिका का 4 साल के लिए है, उसको कोई 4 साल के पहले निकाल नहीं सकता। और उसके द्वारा नियुक्त सेक्रेटरीज, जिसको हम मंत्री कह सकते हैं, वह भी अध्यक्ष की मर्जी होने तक बने रहते हैं। ऐसी व्यवस्था को प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। यह पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। सांप्रदायिक कार्यपालिका से संरक्षण। क्यों यह व्यवस्था सांप्रदायिक कार्यपालिका से संरक्षण? क्योंकि भारत की स्थिति में पार्लियामेंट में, संसद में या विधानमंडलों में जो भी बहुमत होगा वह बहुसंख्यकों का बहुमत होगा, जिसको माननीय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर सांप्रदायिक बहुमत कहते हैं, कम्युनल मेजॉरिटी कहते हैं, रिलीजियस मेजॉरिटी कहते हैं। और जब रिलीजियस मेजॉरिटी सत्ता में होगी तो मंत्रिमंडल भी कम्युनल होगा, मंत्रिमंडल भी सांप्रदायिक होगा। और सांप्रदायिक मंत्रिमंडल अल्पसंख्यक, बहुसंख्यकों का सांप्रदायिक मंत्रिमंडल अल्पसंख्यक और पददलितों के प्रति उदार नहीं हो सकता। इसलिए उससे संरक्षण के लिए यह व्यवस्था माननीय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर प्रस्तुत करते हैं। और इसी व्यवस्था के चलते माननीय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का निर्वाचन बहुसंख्यकों का पक्ष नहीं करेगा, बहुमत का पक्ष नहीं करेगा, पार्लियामेंट द्वारा होगा, पार्लियामेंट द्वारा होगा। और अन्य मंत्रियों का भी चयन पार्लियामेंट द्वारा किया जाएगा, विधायिका द्वारा किया जाएगा। यह है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मॉडिफाइड रूप। और इस मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि होंगे। इस मंत्रिमंडल में पददलितों के भी प्रतिनिधि होंगे। जो बहुसंख्यकों का मंत्रिमंडल है उसमें अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। पददलित को प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, परंतु उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राइट फ्रॉम साउथ बोरो समिति माननीय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर सिर्फ विधायिका में प्रतिनिधित्व की बात नहीं कर रहे हैं, वह मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, जिसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और मंत्रियों को केवल महाभियोग से ही निकाला जाएगा, किसी और को उनको निकालने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार से हम इसको ब्लेंड कहते हैं। काय का ब्लेंड? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्लस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपाय, तीसरा हिस्सा आता है। इसमें अधिकारों की संवैधानिक गारंटी चाहिए। अनुसूचित जाति को जो भी विशेषाधिकार प्रदान किए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के तहत होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि पार्लियामेंट के भरोसे हो तो बहुमत का पक्ष यदि नहीं चाहे तो अधिकार
खत्म कर सकता है। पार्लियामेंट के भरोसे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो गारंटी देनी चाहिए। जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व चाहिए, उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, यह क्या कहता है, यह पुनः करार कहता है। उससे अधिक प्रतिनिधित्व की मांग माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, क्योंकि उनकी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति सबसे खराब है, वो सबसे शोषित पीड़ित दमित लोग हैं, और इसीलिए केवल उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होगा, उनको अधिक प्रतिनिधित्व चाहिए। प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचक मंडल कैसे होगा? 1946, 1930, 32 गोलमेज सम्मेलन पुनः करार, 46 के अपने संविधान में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, पुनः करार से जो निर्वाचक प्रणाली लागू की गई है, कौन सी निर्वाचक प्रणाली? जॉइंट इलेक्टोरेट्स प्लस रिजर्व सीट्स। यह हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमको जो चाहिए वह प्रतिनिधि इस प्रणाली के अंतर्गत चुनकर नहीं आता। इसीलिए तो 1946 के विधानमंडलों के चुनाव में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का मुंबई प्रदेश में एक भी प्रतिनिधि चुनकर नहीं आया। पुनः करार से जो सिस्टम लागू है वह नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पृथक सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में वह संयुक्त मतदार संघ और आरक्षित स्थान को नहीं बोलते, वह बोलते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। मंत्रिमंडल में भी हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सार्वजनिक सेवाओं में भी हमें अपने अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। शिक्षा के लिए केंद्र सरकार और प्रांतों की सरकारों द्वारा विशेष बजटरी प्रावधान किया जाना चाहिए। और एक नई मांग 46 में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, सेपरेट सेटलमेंट्स की मांग। मराठी में हम उसको स्वतंत्र वसाहती कहते हैं, उसकी मांग करते हैं। हम अलग गांव में रहना चाहते हैं, हम उस गांव में नहीं रहना चाहते जहां हमें अछूत समझा जाता है। सेपरेट सेटलमेंट की मांग करते हैं, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान की मांग करते हैं, इसके लिए आयोग गठित करने की मांग करते हैं, और सेपरेट सेटलमेंट से राज्य का दायित्व हो इसकी मांग करते हैं। क्यों सेपरेट सेटलमेंट्स चाहिए, इसके बारे में आगे स्पष्टीकरण है, उस समय हम इस पर भी अधिक विस्तार से, थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे। अनुसूचित जाति की व्याख्या के संबंध में इसमें कहा गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जाति की जो व्याख्या की है वह हमें मंजूर है। उसी व्याख्या को स्वतंत्र भारत में भी स्वीकार किया जाना चाहिए। और फिर पददलित वर्गों के अधिकारों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों का संरक्षण, सामान्य नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण पार्लियामेंट के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता। बहुसंख्यकों का बहुमत की पार्लियामेंट किसी के भी अधिकार कभी भी छीन सकती है। तो कार्यपालिका और विधायिका से इन अधिकारों को संरक्षित रखना है तो न्यायालय द्वारा इन अधिकारों को सुरक्षित रखना पड़ेगा, और न्यायालय के माध्यम से ही सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निर्वाचित विधानमंडल पर विश्वास नहीं करना चाहते अधिकारों के सुरक्षा के संबंध में, वह न्याय व्यवस्था पर विश्वास करना चाहते हैं। और फिर कहते हैं कि यह अधिकार जो मैंने फंडामेंटल राइट्स में रखे हैं, यह अधिकार मैंने भारत जैसी स्थिति जिन देशों में उन देशों के संविधान से लिए है। अब तक जो कहा गया उसका स्पष्टीकरण देते हैं।
भारत जैसे देश में जहां अधिसंख्याक लोग सांप्रदायिक वृत्ति के हैं, यह आशा करना कठिन है कि जो लोग सत्ता में होंगे वे उन लोगों के साथ समान व्यवहार करेंगे जो उनके संप्रदाय के नहीं है। भेदभावपूर्ण व्यवहार भारत के अस्पृश्यों के भाग्य में अपरिहार्य रहा है। क्या कहते हैं माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, यह देश एक धर्म के बहुसंख्यकों का देश है। बहुसंख्यक यदि चुनकर आते हैं तो वह सांप्रदायिक बहुमत होगा। सांप्रदायिक बहुमत होने के चलते कार्यपालिका सांप्रदायिक होगी। कार्यपालिका सांप्रदायिक होने की वजह से वह अल्पसंख्यकों के साथ और पददलितों के साथ कभी भी न्याय नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह उनके संप्रदाय के लोग नहीं है। ऐसी स्थिति में यह बहुसंख्यक, धार्मिक बहुसंख्यक अस्पृश्यों पर कितना अन्याय अत्याचार करेंगे मालूम नहीं। हम लोग तो यही मानकर चलते हैं कि उनके अन्याय अत्याचार सहना हमारा भाग्य है। अधिकार तभी वास्तविक होते हैं जब उनके साथ उपचार भी हो, मतलब किसी ने अधिकारों पर अतिक्रमण किया। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पर व्यक्ति अतिक्रमण नहीं करता, उसके लिए फौजदारी कानून बने हुए हैं। इस पर विधायिका और कार्यपालिका अतिक्रमण कर सकती है। उनके अतिक्रमण से बचाव के उपाय यदि नहीं किए गए तो माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि कानूनी उपचार नहीं है तो अधिकार प्रदान करना बेकार है। मेरे अधिकार यदि विधायिका छीन लेती हैं, मेरे अधिकार यदि कार्यपालिका छीन लेती हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं है, तो मुझे संविधान ने दिए हुए अधिकार बेकार साबित हो सकते हैं। और इसीलिए परिणाम स्वरूप जब संविधान अधिकारों की गारंटी देता है तब यह आवश्यक होता है कि विधायिका और कार्यपालिका को उन पर हावी होने से रोकने के लिए उपबंध किए जाए। यह काम प्रायः न्यायपालिका को सौंपा जाता है और इसीलिए न्यायालयों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का विशेष संरक्षक बनाया गया है। ध्यान रखिए कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उस पर अतिक्रमण विधायिका करती हैं, बहुसंख्यकों की विधायिका होती हैं, उस पर अतिक्रमण कार्यपालिका करती हैं जो सांप्रदायिक होती हैं। इसके चलते अल्पसंख्यकों के और पददलितों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसके लिए संविधान में अधिक स्तर की सुरक्षा के लिए उपाय भी अनिवार्य है और यह उपाय न्यायपालिका के माध्यम से ही कार्यान्वित किए जा सकेंगे। कार्यपालिका पर विश्वास नहीं है, विधायिका पर विश्वास नहीं है, हमारे अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होनी चाहिए। ये हो गए मूलभूत अधिकारों का स्पष्टीकरण। अब आइए हम स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं। क्या स्पष्टीकरण दिया है माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में जो स्टेट सोशलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिज्म है, उसको हम आर्थिक न्याय की संकल्पना कहेंगे, कल्याणकारी की राज्य की संकल्पना करेंगे, या उसको राज्य समाजवाद कहेंगे। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिज्म यह शब्द भी कहना चाहूँगा उसके लिए। इसमें लोकतंत्र है, साथ में उसके साथ राज्य समाजवाद भी जोड़ा गया है। इस प्रलेख में नहीं है, परंतु माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने डेमोक्रेसी की एक व्याख्या दी है जो लोकतंत्र और राज्य समाजवाद का ब्लेंड है। वो दी व्याख्या माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमेशा से, इवन गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी की व्याख्या को कोट किया, परंतु उनकी अपनी व्याख्या मैं बताना चाहता हूँ, शायद कुछ लोगों को इसकी जानकारी हो। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म एंड मेथड ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय रिवोल्यूशनरी चेंजेस, सिर्फ बदलाव नहीं, वो क्रांतिकारी बदलाव, रिवोल्यूशनरी चेंजेस, सिर्फ रिनोवेशन नहीं,
सिर्फ इम्प्रूवमेंट्स नहीं, सुधारना नहीं, क्रांतिकारी बदलाव। इन द इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल, मैंने शब्द जोड़ा है, इन द इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीपल आर ब्रॉट अबाउट विदाउट ब्लडशेड। डेमोक्रेसी सिर्फ राज्य शासन की प्रणाली नहीं है, जैसा अब्राहम लिंकन ने व्याख्यायित किया है। माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की और बिना रक्तपात के क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की प्रणाली मतलब मेरी डेमोक्रेसी है। इसका मतलब क्या है? इस डेमोक्रेसी में सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी चाहिए और सोशल डेमोक्रेसी भी चाहिए। मेरी डेमोक्रेसी वन मैन वन वोट वन वैल्यू तक सीमित नहीं है। मेरी डेमोक्रेसी वन मैन वन वैल्यू तक जानी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी शुड बी कन्वर्टेड इनटू सोशल डेमोक्रेसी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये व्याख्या है और इसीलिए माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस संविधान में, इस प्रलेख में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, राज्य समाजवाद को जोड़ दिया है। भारत का तेजी से औद्योगिकरण करने के लिए राज्य समाजवाद अनिवार्य है। स्टेट सोशलिज्म के सिवा राज्य का औद्योगिकरण नहीं हो सकेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा ही, इसकी कोई निश्चित ही है, आएगा तो कहाँ आएगा इसकी भी कोई निश्चित ही नहीं। इसलिए स्टेट इन्वेस्टमेंट, स्टेट सोशलिज्म, नेशनलिज्म ऑफ की इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर, उसके बगैर औद्योगिकरण नहीं होगा। निजी उद्यम ऐसा नहीं कर सकते, इतना पूंजी निवेश निजी उद्यम नहीं कर सकते। और 1946 में कितने निजी उद्योग थे भारत में? कितने निजी उद्योग थे? ऐसा नहीं कर सकते। और यदि करते भी है तो आर्थिक असमानता बढ़ेगी, उनके निवेश से आर्थिक असमानता बढ़ेगी। यूरोप और अमेरिका इसके उदाहरण है, जहां इंडस्ट्रीज प्राइवेट ओनरशिप में है, वहां आर्थिक असमानता बड़ी मात्रा में उपस्थित हुई है। उनके इस अनुभव से हम लोगों को सीखना चाहिए और इसीलिए राज्य समाजवाद संविधान में रखना जरूरी है। आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में राज्य समाजवाद का होना आवश्यक है। इसीलिए नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज, नेशनलाइजेशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसीलिए राज्य समाजवाद जरूरी है। इस योजना की दूसरी खास बात यह है कि राज्य समाजवाद की स्थापना विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर नहीं होगी। मतलब बहुमत चाहे तो समाजवाद, बहुमत नहीं चाहे तो समाजवाद नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं चाहिए। इसीलिए राज्य समाजवाद की संकल्पना माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में रखना चाहते हैं, जो संकल्पना कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद न तो ये विधायिका पर अवलंबित रहेगी और न ही कार्यपालिका पर अवलंबित रहेगी। राज्य समाजवाद की स्थापना संवैधानिक विधि द्वारा होगी और इस प्रकार यह राज्य समाजवाद की संकल्पना विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी। संविधान में क्यों राज्य समाजवाद? क्योंकि कंटिन्यूटी चाहिए। देश का आर्थिक विकास करना है, औद्योगिकरण करना है तो कंटिन्यूटी चाहिए। यदि विधायिका और कार्यपालिका पर समाजवाद निर्भर करता है तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, सातत्य नहीं रहेगा। इसीलिए संविधान के द्वारा यदि समाजवाद आता है तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिज्म आता है तो विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों से वह बाहर हो सकेगा। यह वास्तव है, भारत का वास्तव बताते हैं बाबा साहब। यह वास्तव है कि अपनी आजीविका पाने के लिए कितने ही लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को छोड़ते हैं, कितने ही लोगों को प्राइवेट नियोजकों से शासित होना पड़ता है। आप उसी दिशा में जा रहे हैं। हम वर्तमान सरकार यह स्थिति ला रही है जो बाबा साहब माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1946 में कहा था। आजीविका इमरजेंसी के समय भी पूछा गया था, आपको रोटी चाहिए?
या फंडामेंटल राइट्स चाहिए? गरीब क्या चुनेगा? जो भूखा है वो क्या चुनेगा? बोलेगा फंडामेंटल राइट्स का बाद में देखेंगे, बचेंगे तो लड़ेंगे, पहले रोटी चाहिए। माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं रोटी के लिए, आजीविका के लिए जिसके पास साधन नहीं है वह फंडामेंटल राइट्स की चिंता नहीं करता, वो रोटी की चिंता करता है। और इसके चलते प्राइवेट इन्वेस्टर्स, निजी उद्योग क्षेत्र का वो दास बन जाता है। आज भारत उसी दिशा में जा रहा है, सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया जा रहा है। निजी उद्योगों का सरकारीकरण नहीं, सरकारी उद्योगों का। माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, जब वो लेबर मंत्री थे ब्रिटिशों के समय में, तब श्रमिकों के लिए जो अच्छे कानून बनाए थे, इस दुष्ट सरकार ने वह सारे कानून अभी इसी साल नष्ट कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। और लेबर यूनियंस इसके अगेंस्ट लड़ रही है। बीजेपी की लेबर यूनियन और आरएसएस की लेबर यूनियन, राष्ट्रीय मजदूर संघ भी मोदी सरकार ने कृषि संबंधी और श्रमिकों संबंधी जो कानून बनाए हैं उसका विरोध कर रहे हैं। बाबा माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 46 में जो बात कहते हैं कि श्रमिक उद्योगपति का गुलाम नहीं होना चाहिए, इसलिए राज्य समाजवाद जरूरत। आज का श्रमिक उद्योगपति का गुलाम बनाने के प्रयास वर्तमान राज्य सरकार कर रही है। आगे कहते हैं बेरोजगार व्यक्ति को काम करने और जीवन निर्वाह का विशेषाधिकार पाने के खातिर अपने मूल अधिकारों को छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। आधी तनख्वाह देंगे भाई, आओ काम पर, इतनी मजदूरी देंगे, आओ काम पर, नहीं तो अपने घर बैठो। सरकार भी इसको यदि मान्यता देती है, सरकार भी इसमें यदि हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, कोरोना के चलते सारे ही उद्योगों में काम करने वाले लोगों के वेतन कम किए गए हैं, आधे वेतन पर लोग काम कर रहे हैं, परंतु उनका मुनाफा तो कम नहीं हुआ, मुनाफा तो कम नहीं हुआ। इसके चलते उद्योग के कुल मुनाफे में श्रमिकों का हिस्सा कम किया जा रहा है। श्रमिकों को मालिकों के गुलाम बनाने के प्रयास राज्य सरकार का, आज की वर्तमान सरकार कर रही है। और माननीय डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं इसीलिए यदि यह सरकार मूल अधिकार निकाल भी ले तो श्रमिक शायद रास्ते पर खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको जिंदा रहना बहुत जरूरी है। यह सच है, सारे डेमोक्रेटिक कंट्री ये मानते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप जितना कम हो उतनी व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिक होती है। यह सच है, राज्य का हस्तक्षेप जितना कम हो उतनी व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिक होती है, परंतु इससे सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 2 प्रश्न पूछते हैं, किसकी स्वतंत्रता, उद्योगपति की या श्रमिक की? और किसके लिए स्वतंत्रता, उद्योगपति के लिए या श्रमिकों के लिए? क्योंकि बाबा माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आगे कहते हैं बहुतांश डेमोक्रेटिक कंट्रीज में स्वतंत्रता का अंत फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज या फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो हमेशा से श्रमिकों के विरुद्ध रहा है। तो इसके संबंध में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अलग कहते हैं, प्रलेख में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु यहाँ उसका औचित्य है, इसलिए मैं कोट करना चाह रहा हूँ। ऑल्दो डॉक्टर अम्बेडकर वॉज ए कन्फर्म डेमोक्रेट, वो तो डेमोक्रेट है, डेमोक्रेसी तो उन्होंने साउथ बोरो कमीशन से लेकर तो संविधान के निर्मित तक डेमोक्रेसी उनके चलते आई है। गांधी को कहाँ डेमोक्रेसी चाहिए थी, गांधी को डेमोक्रेसी तो नहीं चाहिए थी, पिछले इसमें हमने उसका उल्लेख किया है। डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है जो संविधान के माध्यम से डेमोक्रेसी भारत में लाई, कन्फर्म डेमोक्रेट। ही डिड नॉट इक्वेट डेमोक्रेसी विथ फ्री एंटरप्राइज और फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परंतु उन्होंने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करार का स्वातंत्र्य, करार करने का स्वातंत्र्य, कॉन्ट्रैक्ट करने का स्वातंत्र्य या उद्योग व्यवसाय का स्वतंत्र से उन्होंने इसको जोड़ा नहीं, क्योंकि ही वांटेड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टू बी कन्वर्टेड इनटू
सोशल डेमोक्रेसी, जहाँ इकोनॉमिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो और सामाजिक न्याय भी हो। आर्थिक न्याय फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आ सकता, इसीलिए माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज को डेमोक्रेसी का विरोधी मानते हैं। एक बड़ा अच्छा कोटेशन है उनका, व्हाट हैज रूइंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेमोक्रेसी का अर्थ जब फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उससे डेमोक्रेसी नष्ट हो रही है, उससे डेमोक्रेसी नष्ट हो रही है। पार्लियामेंट टुक नो नोटिस ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज एंड डिड नॉट केयर टू एग्जामिन the results of freedom of contract on the parties to the contract in the event of the parties to the contract being unequal। जहां करार के दो पक्ष असमान है वहां फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ जो पक्ष सबल है, जिसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, वह अपने अनुकूल करार करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसका दुर्बल पक्ष के शोषण में परिणाम होता है। जहां ये दो पक्ष असमान है उसकी चिंता डेमोक्रेसी ने, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने नहीं की है, और सिर्फ तवज्जो किसको दे रही है वर्तमान सरकार भी? फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। मतलब किसको फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? उद्योगपतियों को, सबलों को, निर्बलों को नहीं, क्योंकि जहां भी एक पक्ष दुर्बल होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वहां उसका शोषण अवश्यंभावी है, उसका शोषण होता ही है। The result is that the parliamentary democracy, standing out as a protagonist of liberty, has continuously added to the economic wrongs done to the poor, downtrodden and disherited। आज की डेमोक्रेसी, उस समय 46 में विदेशों में, जो पाश्चात्य देशों में जो डेमोक्रेसी, यह डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इतना गौरव करती हैं कि उसके चलते गरीब, वंचित, डिसएडवांटेज, डिसहेरिटेड, वारसाहीन लोग शोषित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। उनको पूंजीपतियों का दास बनने के लिए फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चलते यह डेमोक्रेसी मजबूर कर रही है। यह डेमोक्रेसी मुझे मान्य नहीं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। सिर्फ फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली डेमोक्रेसी नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, मुझे डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, सोशल जस्टिस चाहिए। इसलिए मैं डेमोक्रेसी को, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। आगे बोलते हैं, ये सारा विस्तार स्टेट सोशलिज्म का है, यह सारा विस्तार कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिज्म का है। यह भी वास्तव है कि प्रौढ़ मताधिकार के अंतर्गत भी विधानमंडलों पर, सरकारों पर अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली लोगों का नियंत्रण होता है। आज की डेमोक्रेसी में किसका नियंत्रण है? आज तो हम जानते हैं अंबानी और अडानी का नियंत्रण है। कौन है अंबानी और अडानी? अपने यार दोस्त पूंजीपति। इसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म या यारी भांडवलदारी, यारों की भांडवलदारी। अपने चहेते उद्योगपतियों को सारा संरक्षण दो, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जियो नेटवर्क के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल को डुबा दिया गया है, एयर इंडिया को डुबा दिया गया है। किसके चलते? जियो नेटवर्क के लिए। कर लो दुनिया मुट्ठी। इसको यारी पूंजीवाद कहते हैं। दोस्तों मित्रों का भला करो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, क्या लेना देना है किसी से। यह स्थिति में कमजोर वर्गों की स्वाधीनता के हनन के विरुद्ध विधानमंडलों से हस्तक्षेप की अपील करना अत्यंत परामुखापेक्षी सुरक्षा उपाय है। हाथरस में बलात्कार हुआ, हाथरस में बलात्कार कर हत्या की गई, और वहां की प्रस्तापित सरकार कहती है बलात्कार हुआ ही नहीं। ऐसे सरकार से कमजोर लोग, पीड़ित लोग, दलित लोग, वंचित लोग क्या न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं?
अपने अधिकारों के सुरक्षा कर सकते हैं। हाथरस सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं। कश्मीर में जब वो गांव का नाम शायद मैं भूल गया, कठुआ है या क्या है मालूम नहीं, वहाँ पर एक बकरवाल कम्युनिटी के एक छोटी 8 साल की बच्ची पर मंदिर में बलात्कार किया गया और बलात्कारियों को बचाने के लिए एक विशिष्ट विचारधारा के वकील रास्ते पर उतर आए। हाथरस बलात्कार के कांड में बचाने के लिए सत्ताधारी पक्ष के कार्यकर्ता रास्ते पर आए। क्या ऐसी स्थिति में न्याय मिलने की संभावना है? आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर इस प्रलेख में यह बात कहते हैं कि यह जो डेमोक्रेसी भारत में आ रही है, यह बहुसंख्यकों की डेमोक्रेसी होगी, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट होगा, जहां शायद अल्पसंख्यक और पददलितों को कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, राज्य समाजवाद की सफलता एक अनिवार्य शर्त यह है कि वह निलंबन या परित्यजन की शिकार न हो। राज्य समाजवाद कंटिन्यू रहे, इसके लिए वह निलंबन से बचा रहे और परित्याग से बचा रहे। इसलिए राज्य समाजवाद की स्थापना को हम विधायिका और कार्यपालिका के जिम्मे नहीं सौंप सकते, क्योंकि बहुमत बदलने वाला होता है। वह स्थायी होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि स्थायित्व कैसे आएगा? प्रश्न यह है कि स्थायित्व कैसे आएगा? स्पष्ट है कि संसदीय लोकतंत्र नामक शासन प्रणाली के अंतर्गत स्थायित्व नहीं हो सकता। सांसदीय लोकतंत्र प्रणाली में स्थायित्व नहीं आ सकता, क्योंकि सांसदीय लोकतंत्र शासन प्रणाली के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका की नीति समय पर जो बहुसंख्यक है उसके आधार पर निर्धारित होती है। बहुसंख्यकों ने कहा कि समाजवाद चाहिए, समाजवाद आएगा। बहुसंख्यक ने कहा नहीं चाहिए तो निकाल दिया जाएगा। आज संविधान में जो समाजवाद शब्द है उद्देशिका में, उसको भी निकालने की बात सोची जा रही है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता जो शब्द हैं उसको भी निकालने की बात सोची जा रही है। यह है बहुमत, यह है बहुसंख्यकों का बहुमत, यह है कम्युनल मेजॉरिटी जो सोशलिज्म के विरुद्ध है, जो सेकुलरिज्म के विरुद्ध है, जो इकोनॉमिक जस्टिस के विरुद्ध है, जो सोशल जस्टिस के विरुद्ध है, जो सोशल डेमोक्रेसी के विरुद्ध है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वहीं तक उनको चाहिए जहां तक बहुसंख्यकों को सत्ता प्राप्त हो सकती है। ऐसा सोशलिज्म जिसको बहुमत खत्म ना कर सके, समाप्त ना कर सके, ऐसा सोशलिज्म लाना है तो दुनिया में एक मॉडल है, रशिया का मॉडल है, चाइना का मॉडल है। वहाँ सोशलिज्म है और कोई उसको ख़त्म नहीं कर सकता। जब तक कम्युनिस्ट पक्ष सत्ता में है तब तक ख़त्म नहीं कर सकता। परंतु कम्युनिस्ट पक्ष रशिया हो चाहे चाइना हो, इसको एक पक्ष की तानाशाही सरकार कहते हैं। वहाँ लोकतंत्र नहीं है। दुनिया में जहाँ सोशलिज्म है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ एक पक्ष की सत्ता है, एक पक्ष की तानाशाही है। भारत में भी अलग ढंग से बहुसंख्यकों की तानाशाही आ रही है, जिसको हिंदू धर्म पर आधारित तानाशाही कहा जाएगा, जिसकी कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है सिवाय रिलीजन। तो हमें तानाशाही भी नहीं चाहिए, फिर भी स्टेट सोशलिज्म चाहिए। फिर कैसे होगा? तानाशाही भी नहीं चाहिए और स्टेट सोशलिज्म भी चाहिए। तो उसका एक ही उपाय है और वह उपाय है कि सोशलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म आ जाएगा स्टेट सोशलिज्म के नाम से, तो लोकतंत्र भी बचेगा, सोशलिज्म भी आएगा और तानाशाही भी नहीं आएगी। बाबा साहब की दूरदृष्टि देखिए, क्या चाहते हैं? तानाशाही नहीं चाहिए कम्युनिस्टों की, डेमोक्रेसी भी चाहिए, आर्थिक न्याय भी चाहिए, सोशलिज्म भी चाहिए। तो सोशलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन में रखना जरूरी है। इससे लोकतंत्र बचेगा, सोशलिज्म आ जाएगा और तानाशाही भी नहीं आएगी। लोकतंत्र की आत्मा, उस समय 46 में माननीय B.R. अम्बेडकर आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। लोकतंत्र की आत्मा एक व्यक्ति एक मूल्य है, एक व्यक्ति एक होट एक मूल्य नहीं, केवल
एक व्यक्ति एक मूल्य। यदि लोकतंत्र को एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत की कसौटी पर खरा उतरना है तो समाज के आर्थिक ढांचे की आकृति और रूप को विहित करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति एक मूल्य, इस प्रकार की डेमोक्रेसी हम चाहते हैं, सोशल डेमोक्रेसी हम चाहते हैं, तो संविधान में ही भावी भारत का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, भावी भारत की अर्थव्यवस्था, भावी भारत की इकोनॉमिक संरचना कैसी हो, इसका निर्धारण भी संविधान में करना आवश्यक है। समय आ गया है कि हम साहसी कदम उठाएं और परिभाषित करें और संविधान द्वारा समाज के आर्थिक ढांचे और राजनीतिक ढांचे दोनों को परिभाषित करें। संविधान में केवल राजनीतिक ढांचे को परिभाषित करना पर्याप्त नहीं है। आर्थिक पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगी और इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगी, दोनों को संविधान में परिभाषित करना जरूरी है। भारत नया स्वतंत्र हो रहा देश है, नए से हम संविधान बना रहे हैं। संविधान बनाते समय हमें अन्य देशों से कुछ सीखना पड़ेगा, यूरोप से सीखना पड़ेगा, अमेरिका से सीखना पड़ेगा। उनके अनुभव, समाजवाद के बगैर जहाँ डेमोक्रेसी है, उनके अनुभव सकारात्मक नहीं है और यह नकारात्मक अनुभव से हमको सीखकर संविधान में ही राजकीय संरचना और आर्थिक संरचना हमें रखनी पड़ेगी। अब आइए अल्पमत के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व के बारे में। मैंने कहा आपसे कि यह ब्लेंडिंग है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का। विधायिका के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते हैं, परंतु उसी समय मंत्रिमंडल की स्थापना के लिए वह प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी चाहते हैं। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली इस विचार पर आधारित है कि संसद में जो बहुमत होता है वह पॉलिटिकल मेजॉरिटी होती है। वह कौन सी मेजॉरिटी होती है? वह पॉलिटिकल मेजॉरिटी होती है। ब्रिटिश संसद ने बहुत पहले धर्म को राज्य सत्ता से अलग कर दिया था, धर्म को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया था। इसीलिए वहाँ पर जो भी मेजॉरिटी आती है वह पॉलिटिकल मेजॉरिटी होती है। भारत में बहुमत सांप्रदायिक बहुमत होता है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यांक है और बहुसंख्यांक हिंदू धर्म का आधार लेकर चुन कर आते हैं, इसलिए उनका बहुमत पॉलिटिकल बहुमत नहीं होता, उनका बहुमत सांप्रदायिक बहुमत। 2014 में केंद्र में जो बहुमत था वो सांप्रदायिक बहुमत था। 2019 में जो बहुमत है वह सांप्रदायिक बहुमत है। इसीलिए हाथरस को यूपी की सरकार न्याय नहीं दे सकती, इसीलिए हाथरस को यूपी की सरकार न्याय नहीं दे सकती, भले वो सीबीआई इंक्वायरी करवाए या और किसी से इंक्वायरी कराए। इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी, नहीं तो क्या जरूरत थी, न्याय मिलने की संभावना थी तो। और यह बहुमत हमेशा सांप्रदायिक ही रहेगा। कब कहा माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने? 1946 में कहा। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? 2020 की बात कर रहे हैं। कितने साल? 75 साल हो गए डेमोक्रेसी को आते आते, 75 साल हो गए, 70 साल हो गए, फिर भी सांप्रदायिक बहुमत बना रहा। कांग्रेस के समय में भी सांप्रदायिक था, परंतु उनकी सांप्रदायिकता सॉफ्ट थी। आज सांप्रदायिक बहुमत है, वह हार्ड है, इसीलिए हाथरस को न्याय नहीं मिलता, इसीलिए खैरलांजी को न्याय नहीं मिल पाया आज तक, खैरलांजी को न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए खैरलांजी होती है, इसीलिए हाथरस होता है, क्योंकि बहुमत सांप्रदायिक है। इस स्थिति में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के स्वीकार का परिणाम सांप्रदायिक बहुमत को स्थायी रूप से कार्यपालिका की शक्ति प्रदान करना होगा। मंत्रिमंडल सांप्रदायिक होगा और जब तक सांप्रदायिक बहुमत है तब तक मंत्रिमंडल को शक्ति प्रदान रहेगी और यह कार्यपालिका, पुलिस, प्रशासन कभी भी अल्पसंख्यक और अनुसूचित जातियों को न्याय नहीं दे पाए। ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत अल्पसंख्यकों का मंत्रिमंडल में सहभाग अनिवार्य नहीं है,
बहुमत पर निर्भर है। भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में हम यह स्थिति नहीं रखना चाहते। मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक और पददलितों का सहभाग अनिवार्य करना है, तो इसके लिए हमें इस प्रकार की पद्धति कार्यपालिका को बहुसंख्यकों के मतों पर नहीं तो पार्लियामेंट के द्वारा नियुक्त की जानी चाहिए कार्यपाल, और इसीलिए अल्पमतों को, तभी अल्पमत को और पददलितों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमें पददलितों के लिए माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं हमें प्रभावी प्रतिनिधित्व चाहिए। प्रभावी प्रतिनिधित्व का अर्थ ये होता है एक या दो नहीं, या सत्ताधारी पक्ष के दत्तक लिए हुए प्रतिनिधि नहीं, गोद में बैठा हुआ प्रतिनिधित्व हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्रतिनिधित्व चाहिए कि जो अपनी बात इस प्रकार से खुलकर रख सके विधानमंडलों में कि जिससे बहुसंख्यक वर्गों का प्रभाव उस पर ना पड़े। बहुसंख्यकों के प्रभाव के अधीन हमें प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, बहुसंख्यकों के प्रभावों से मुक्त हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, और उसे ही हम प्रभावी बहुमत कहेंगे, प्रभावी प्रतिनिधित्व कहेंगे। पृथक निर्वाचन मंडल क्यों चाहते हैं माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उसका भी स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। स्पष्टीकरण ये है कि अनुसूचित जातियां पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहती है क्योंकि पुनः करार करने के बाद भी अनुसूचित जातियों को उनके सही प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अवसर नहीं मिला। जो भी गए हैं चुनकर और जो भी जाते हैं आज भी, वह बहुसंख्यकों के प्रतिनिधि होते हैं, बहुसंख्यकों के वोट्स द्वारा चुने जाते हैं, और इसीलिए आज भी पराजित होने के बाद भी बीजेपी के फंक्शन में पराजित उम्मीदवार, आरक्षित स्थान पर चुने हुए पराजित उम्मीदवार भी बीजेपी के फंक्शन में दिखाई पड़ते हैं। आज ही पढ़ा मैंने, नाम नहीं लूँगा मैं, आज ही मैंने नाम पढ़ा। परंतु सवर्ण हिंदू पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? पहला विरोध तो यह है कि वह पददलितों को स्वतंत्र अल्पसंख्यक नहीं मानते। वो कहते हैं तुम हिंदू का भाग हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू का भाग हो। दूसरा उनका कारण है कि तुम हिंदू होने के नाते यदि तुम्हें पृथक मतदार संघ दिए गए तो तुम हिंदुओं से अलग हो जाओगे। अनुसूचित जातियां हिंदू है, इसलिए उन्हें अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात वो कहते हैं कि इससे अस्पृश्यता बनी रहेगी। गांधी जी का तर्क है, मगर इसका उत्तर तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 1932 में दे दिया था कि अस्पृश्यता खत्म होने का एक मार्ग है ये, उन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे। पृथक निर्वाचक मंडल राष्ट्र विरोधी है। पृथक निर्वाचन मंडल एकदम से राष्ट्र विरोधी बन जाता क्योंकि बहुसंख्यक मानते कि वही राष्ट्र है। इसके पीछे धारणा क्या है? बहुसंख्यक मानते कि वो स्वयं राष्ट्र है। गांधी जी भी कहते थे कि मैं स्वयं संगठन हूँ, तो स्वयं राष्ट्र है, और इसीलिए पददलितों का पृथक निर्वाचन राष्ट्र विरोधी है, ऐसे उनकी माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसका जवाब देते हैं। जवाब में कहते हैं कि कोई सामाजिक समूह अल्पसंख्यक है या नहीं, इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया धर्म नहीं, इसका क्राइटेरिया सामाजिक भेदभाव है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे साथ धर्म एक होने के बाद भी हम सोशली डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं, इसीलिए हम अल्पसंख्यक हैं। और निर्वाचक मंडल धर्म के आधार पर बनाए नहीं जाते, सामाजिक भेदभाव के संदर्भ के आधार पर बनाए जाते हैं। इसीलिए हमें पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए। पृथक निर्वाचक मंडल सवर्ण हिंदुओं की एकता को बाधक है, ऐसा कहा जाता है, जिसके संबंध में सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, और उसके 1932 में उससे अधिक जा कहने की जरूरत नहीं। राष्ट्र विरोधी है पृथक ने। अरे सिखों को आपने दिया, सिखों को दिया, सिखों को राष्ट्र विरोधी कहोगे आप? किसकी मजाल है कोई कहे सिखों को राष्ट्र विरोधी? उनको देते हो, और हमको, हम जब मांगते हैं तो हमें राष्ट्र विरोधी कहा जाता है।
क्योंकि निर्वाचक मंडल किसके लिए है भाई? निर्वाचक मंडल जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला उनको प्रतिनिधित्व मिले इसलिए है। तो निर्वाचक मंडल कैसे चाहिए, यह कौन तय करेगा? बहुसंख्यांक तय करेंगे कि वंचित तय करेंगे? यह हमारा हक है और हम चाहते हैं कि हमें पृथक निर्वाचन मंडल मिले, तभी हमारे लिए यह आवश्यक होगा। अब आ गई पृथक बस्तियों की बात। सेपरेट सेटलमेंट का स्पष्टीकरण माननीय डॉक्टर आम्बेडकर स्पष्टीकरण इस प्रकार से देते हैं। गांव क्या है? गांधी का गांव बड़ा अलग था। उसके जवाब में आम्बेडकर जो गांव का उदाहरण देते हैं वह उदाहरण 4 नवंबर 1948 के मसौदा प्रस्तुत करने के लिए संविधान सभा में दिया हुआ भाषण पढ़िए। हमारा ग्राम क्या है? ये कूप मंडूकता के परनाले है। यह कूप मंडूकता के परनाले है। अज्ञान, संकीर्णता और सांप्रदायिकता की काल कोठरियां है। गांव में क्या है? अज्ञान है, सांप्रदायिकता है, संकीर्णता है, अंधविश्वास है। मुझे तो प्रसन्नता है कि विधान के मसौदे में ग्राम को अलग फेंक दिया है मैंने और व्यक्ति को राष्ट्र का अंग मान। ऐसे गांव में हम नहीं रहना चाहते। क्या है गांव? जो कूपमंडूकता के परनाले हैं, जो अज्ञान, संकीर्णता, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास के काल कोठरियां हैं। ऐसे गांव, जब तक हम गांव में रहेंगे, गांव में हमें अछूत ही बोला जाएगा, वही हमारी पहचान कायम रहेगी। जब हम स्वतंत्र गांव बसाएंगे हमारे अपने, तो उस गांव में हम सब समान होंगे, हमें कोई अछूत कहने वाला नहीं होगा और हमारा यह कलंक दूर हो जाएगा। इसलिए हम गांव से अलग होना चाहते हैं, अलग गांव चाहते हैं। इस गांव में हमारी आजीविका गांव पर, बहुसंख्यकों पर निर्भर है। हम आजीविका के लिए भी उनके दास है। हमारे अपने गांव में हमारे अपने उद्योग होंगे, हमारी अपनी खेतीबाड़ी होगी, हमारे अपने व्यवसाय होंगे। आर्थिक दृष्टि से भी हम परावलंबी नहीं रहेंगे, स्वावलंबी होंगे। एक तो हमें कोई अछूत कहने वाला हमारे गांव में नहीं होगा और हम आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होंगे। इसीलिए हमें सेपरेट सेटलमेंट चाहिए। हमारी बस्तियां अलग होनी चाहिए, हमारे गांव अलग होने चाहिए। एक बड़ा सटीक सा वाक्य कहते हैं बाबा साहब, जब भी अल्पसंख्यक हो या पददलित हो अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात करते तो उन्हें सांप्रदायिक कहा जाता है, उन्हें कम्युनल कहा जाता है। परंतु बहुसंख्यकों के आधार पर सत्ता पर एकाधिकार प्रस्तापित करते हैं तो उन्हें राष्ट्रवादी कहा जाता है। बहुसंख्यकों की मेजॉरिटी है, आज वो दावा कर रहे हैं कि सबसे अधिक अच्छे राष्ट्रवादी हम ही हैं, बाकी हमारा विरोध करने वाले सारे राष्ट्रद्रोही है, उनकी जगह जेल में है। उनकी जगह कहाँ है? जेल में है। आनंद तेल तुमड़े जेल में है, क्योंकि वह उनके राष्ट्रवाद को मानने नहीं। सुधा भारद्वाज जेल में है, वरवरा राव जेल में है, बुद्धि भ्रंश हो गया फिर भी जमानत नहीं मिल रही है। सारे ही प्रस्तापित सत्ता का विरोध करने वाले अल्पसंख्यकों में गने जाते हैं, इसीलिए राष्ट्र विरोधी हैं। जब बहुसंख्यक समुदाय द्वारा सत्ता पर एकाधिकार प्राप्त किया जाता है, बहुसंख्यकों की मेजॉरिटेरिज्म, तो उनको राष्ट्रवाद कहा जाता है। इस प्रकार से माननीय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी का यह प्रलेख, यह भारत का मिनी संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप यहाँ समाप्त होता है। इसमें क्या कहा गया है? सामान्यों के अधिकारों की बात कही गई है, अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकारों की बात कही गई है, पददलित वर्गों के लिए सामान्यों के मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार और पददलितों के लिए संविधान के माध्यम से विशेष आरक्षण और संरक्षण मांगे गए। उसके बाद स्टेट सोशलिज्म की बात कही गई है।
संविधान के द्वारा स्टेट सोशलिज्म बहुमत पर आधारित नहीं होगा, आश्रित नहीं होगा। स्टेट सोशलिज्म की बात कही गई है, उसके बाद में इकोनॉमिक जस्टिस की बात है, उसके बाद में सोशल जस्टिस की बात है, उसके बाद में एक व्यक्ति एक मूल्य की बात है, उसके बाद में कार्यपालिका के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम पुरस्कृत की गई है, कार्यपालिका के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम पुरस्कृत की गई है, और अंत में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की गई है, पतिदल वर्गों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की गई है, और अंत में माननीय डॉक्टर अंबेडकर सेपरेट सेटलमेंट की भी बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये ड्राफ्ट बनाया गया था। अच्छा हुआ कि किसी न किसी प्रकार से माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंच गए और इस ड्राफ्ट का उन्हें उपयोग नहीं करना पड़ा, परंतु आज भी यह अत्यंत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है पददलितों को सोचने के लिए। सोचना जरूरी है, आज भी उतना ही समसामयिक है सोचने के लिए। यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे 13 दिसंबर को। विषय होगा संविधान सभा में प्रवेश एवं माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का संविधान सभा में भाषण। आपने सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और आपको फिर से एक बार, सारे ही दर्शकों को फिर से एक बार साधुवाद देता हूं, विनम्र अभिवादन करता हूं, आपके लिए मंगल कामना करता हूं और सप्रेम जय भी करता हूं। धन्यवाद। गुड बाय।